वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और हमारा आज का लेक्चर बायोलॉजी का है। बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे और 5 एक्सपेरिमेंट्स हमने फोटोसिंथेसिस की जो है वो होने को डिस्कस किया कि वो होती भी है या नहीं होती। हमने उसके बाद जो फैक्टर्स थे, क्लोरोफिल है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ग्लूकोज की प्रोडक्शन जो है वो भी स्टार्च टेस्ट के ज़रिए हमने उसको भी टेस्ट करने के जो मेथड्स थे, जो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनको हमने डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस के बाद एनर्जेटिक्स में जो दूसरा अहम प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन का है। रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो रेस्पिरेशन में हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन से स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है जो कि हम सनलाइट से लेते थे, हम प्लांट्स को मिलती है, जिसके ज़रिए वो बॉन्ड बनाने में, ATPs बनाने में और वो NADPH और NADP मॉलिक्यूल्स को बनाने में यूटिलाइज होती थी और वो मॉलिक्यूल जो थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते थे डार्क साइकिल में। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। इन बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs ही वो जो है वो स्टोर होती है और फिर बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस में इस्तेमाल होती है। हमें पता है कि जब फ्यूल बर्न करते हैं हम, कोई भी फ्यूल है, आप गैस बर्न करें, पेट्रोल बर्न करें या लकड़ियाँ जलाएं, तो उसमें जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और एनर्जी पैदा होती है। अब वो एनर्जी होती है हीट की सूरत में, लाइट की सूरत में। इन द सेम वे ऑक्सीजन जो है, ये जो बर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें होता क्या है कि बर्निंग प्रोसेस में तमाम के तमाम फ्यूल्स जो हैं उनमें CH बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड्स होते हैं? C2H बॉन्ड्स होते हैं। ये CH बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन जो होती है उससे एनर्जी रिलीज होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी इसी तरह से जो बॉन्ड्स हैं वो CH बॉन्ड्स होते हैं और वहाँ पे भी इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिजम्स उसको यूटिलाइज करते हैं CH बॉन्ड्स की जो ब्रेकडाउन होती है उसके लिए, और इस ब्रेकडाउन से एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है इन द फॉर्म ऑफ ATPs। अच्छा, अब ये जो बॉन्ड्स हैं ये जब टूटते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जो प्रोसेसेस हैं वो साथ साथ होते हैं, इसलिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं। ये जो सेल के अंदर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर ये जो ब्रेकडाउन होती है मॉलिक्यूल्स की और उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है उसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक और दूसरी होती है एनारोबिक। ये जो टाइप्स हैं ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फ्रीली ऑक्सीजन अवेलेबल है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस, तो जो रेस्पिरेशन की टाइप है, जो रेस्पिरेशन कहलाएगी वो कहलाएगी एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो कहलाएगी एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये दोनों टाइप्स जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीटली सारे के सारे बॉन्ड्स टूटते हैं। इसमें पहला स्टेप ये होता है कि ग्लूकोज जो है ये इसकी ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और इसकी ब्रेकडाउन होती है और उससे बनते हैं 2 पाइरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन के पहले फेज में।
दूसरे फेज में ये जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं ये फर्दर जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, फर्दर इनकी ब्रेकडाउन होती है और ये ब्रेकडाउन के बाद जो है वो कम सारे के सारे इसके CH बॉन्ड टूटते हैं और ये CO2 में और H2O में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पे ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज होती है, यहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। पहले प्रोसेस में ऑक्सीजन यूटिलाइज, पहले फेज में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती। सेकंड फेज जो एरोबिक रेस्पिरेशन का है उसमें जहां पे पायरुविक एसिड से CO2 H2O बनते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, वहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, उसको फर्दर ब्रेक डाउन करती है। इसकी हमारे पास जो रेस्पिरेशन की जो कंप्लीट इक्वेशन है वो वही है जो आप पिछली क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। C6H12O6 will give plus O2 will give us 6CO2 plus 6H2O plus energy. CO2 plus H2O plus एनर्जी। तो ये वही जनरल इक्वेशन है, इसको बैलेंस कर लें जो हम 5-6 क्लासेस से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। जो दूसरी टाइप है रेस्पिरेशन की, जो मैंने पहले भी डिस्कस थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पहला फेज जो है वो बिल्कुल वही होता है कि ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लेकिन इसका जो दूसरा फेज है वो डिफरेंट होता है। वहां पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। अब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो उससे आगे फिर जो है वो 2 इसमें इसकी फर्दर टाइप्स हैं, या तो इसमें अल्कोहल बनेगा या इसमें लैक्टिक एसिड बनेगा और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज, एथाइल अल्कोहल बनता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड साथ रिलीज होगी, लैक्टिक एसिड बनता है तो उसमें कोई चीज़ रिलीज नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इसमें जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन या जो एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन भी कहते हैं, तो जो ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये होती है बैक्टीरिया में, यीस्ट में, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया कि अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरी जो टाइप है दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है ये जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं ये उनमें होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम रनिंग कर रहे हैं, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है वो बॉडी को जितनी एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। स्केलेटल मसल्स तक उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस वक्त जो है वो फिर रनिंग तो हम कर रहे हैं, बॉडी एनर्जी यूटिलाइज तो होनी है, तो एनर्जी प्रोड्यूस भी होनी है। ऑक्सीजन नहीं है तो उस वक्त बॉडी जो है वो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होती है उसके प्रोसेस के जरिए जो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स उनको फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन करती है और जो है वो हमें उससे एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। अच्छा, इसमें ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये फिर हमारे मसल्स में स्टोर हो जाता है और बाद में वो जो आपने एक पंजाबी में एक टर्म जो है वो सुनी होगी, फटीग भी जिसको हम कहते हैं, या हम ये सुनते हैं कि जी वो मसल्स में जो है वो खलियां पड़ गई हैं, क्रैम्प्स पड़ गए कि जी वो क्या हुआ जी, कल अचानक से बहुत ज़्यादा गेम कर ली या बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर ली तो उसकी वजह से जी वो मसल्स में अब दर्द हो रहा है और वो खलियां जिसको कहते हैं पड़ गई। वो खलियां बेसिकली एनारोबिक फर्मेंटेशन की वजह से जो लैक्टिक एसिड स्टोर होता है उसमें, उसकी वजह से बनती है। फिर बाद में जब एक्सेस ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, फ्रीली ऑक्सीजन जो है मसल्स को अवेलेबल होती है, तो स्लोली जो वो लैक्टिक एसिड बना होता है वो ब्रेक डाउन होके CO2 H2O में उसकी कंप्लीट जो ब्रेकडाउन है वो होती है और फिर वहाँ से रिमूव हो जाता है। फर्मेंटेशन की जो इसमें जो लैक्टिक एसिड, इसकी दोनों की जो एक जनरल इक्वेशंस है वो मैं लिख दूं कि यहाँ पे पायरुविक एसिड से इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 बनता है और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है इसमें जो है वो पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5OH है। इसी तरह से जो
लैक्टिक एसिड है उसका फार्मूला, जो केमिकल फार्मूला C2H6O3 है। MCQs के हवाले से ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? आज से हज़ारों साल पहले एवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके मुताबिक ऑक्सीजन एक्सेस में अवेलेबल नहीं थी। तो उस वक्त जो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे लाइक बैक्टीरिया और ये जो है ना सिंगल सेल वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे यही एग्जिस्ट करते थे अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट। तो उस वक्त जो उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन था वो एनारोबिक था। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी हासिल करते थे। इवन आज भी हम बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक्सेस ऑक्सीजन के अवेलेबल होते हुए भी ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, और ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम एनएरोब्स कहते हैं, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ कि वो जो जब एक्सेस हार्डवर्क या एक्टिविटी होती है, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस वक्त जब जो जितनी सप्लाई हमें चाहिए ऑक्सीजन की उतनी हमें नहीं मिल रही। हार्ड एक्सरसाइज के दौरान जो सांस फूल जाता है, तो सांस फूलने की वजह ये होती है कि बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो बॉडी जो है मज़ीद ऑक्सीजन इनटेक करने के लिए कह रही होती है, जिसकी वजह से सांस फूल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी मसल्स तक इतनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू पंप होकर नहीं पहुंच रही होती जितनी रिक्वायर्ड होती है। तो उस वक्त मसल जो है वो एक्टिविटी में मसरूफ होता है, तो उसको चाहिए तो होती एनर्जी, फिर उस वक्त वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन एनारोबिक वे से करना शुरू कर देता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। तो हमारे मसल्स में, ह्यूमंस के अंदर भी आज भी ज़रूरत के वक्त एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यूज़ होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा साइंटिफिकली हम देखें तो साइंटिस्ट ने जो है फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है, इसको बहुत सारे जो ऐसे मकासद हैं उनके लिए इस्तेमाल किया है। बैक्टीरिया की जो फर्मेंटेशन की पावर्स हैं, फर्मेंटेशन करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको हम योगर्ट बनाने में, दही बनाने में और चीज़ पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कमर्शियल स्केल के ऊपर। इसके अलावा जो है वो फर्मेंटेशन जो है वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में और उस साथ साथ जो है वो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बेकिंग इंडस्ट्री से मुराद ये बेकरीज़ के लिए जो ये बन वगैरह आप देखते हैं वो बहुत फूले हुए होते हैं। तो ये जो फूले होते हैं ये फर्मेंटेशन की वजह से, ये खमीर जो होता है उसकी वजह से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस की वजह से ये इतने जो है फ्लफ़ी जो है वो आपके पास सॉफ्ट चीज़ें जो केक्स और बन्स और ये चीज़ें जो इतनी फुली होती हैं। इसके अलावा ब्रीविंग इंडस्ट्री जो है वो शराब खाने जो है, शराब बनाने की जो इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें जो है फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसी तरह से जो सोया सॉस है उसको बनाने के लिए फंगस एस्परजिलस जो है वो उसके थ्रू फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो होता है, फंगस है उसके ज़रिए, यीस्ट, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीज़ें जो कुछ इनके कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह के, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज़्म है डिटेल से, और उसमें एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बजट क्या होता है उसका, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेक्चर के हवाले से अगर कोई भी सवाल हो तो रेलेवेंट टीचर से पूछ सकते हैं और हमसे भी सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम।